नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसे कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर हम एक नए टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी तरीके दोस्तों आज भी हम एक नए टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉपिक्स होगा क्लास 12 से। फिर से एक बार क्लास 12 से अब कोशिश रहेगी कि हम डेली 9 to 12 के डेली टॉपिक्स डालें, अपलोड करें। ओके, तो दोस्तों स्वागत करते हैं बिना देर किए। तो आज का टॉपिक्स हमारा होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स रहेगा। जो टॉपिक्स आज हम दो टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, एक तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एराइल हैलाइड एंड द सेकंड वन इज द जेसेफ रूल। ओके, तो ओके, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एराइल हैलाइड। दोस्तों की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड ये होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, वो बेस्ट होते हैं, वो अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी के कारण उनके क्या देते हैं, वो एराइल हैलाइड ही होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम देते हैं। किसके कंपेयर में? इलेक्ट्रोफिलिक के। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह था। तो सॉरी, ओके, नाउ तो कैसे कहेंगे? अब हम कहेंगे कि क्या एराइल हैलाइड ये होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। मींस एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव toward nucleophilic substitution reaction because of some reasons. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मीन्स एराइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेयर एज एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव, और हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। किसके टुवर्ड में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड में। अब क्यों होती? तो इसके पीछे कुछ रीजंस आते हैं इसके पीछे क्या आते हैं? कुछ रीजंस आते हैं। सबसे पहले रीजंस आएगा, क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहली बात, इसका रीजन होता है रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि इन हेलोएरीन what the electrons pair present on the halogen atom is what? Is conjugation. The electron pair present on the halogen atom is with the conjugation. Is in the conjugation, not is in the conjugation. किसके साथ? is in the conjugation with pi electron of the ring. ध्यान रखना भाई, क्या होता है? सबसे पहला होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा कि हेलोएरीन के अंदर जो हेलोजन एटम होता है और उस पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ कंजुगेशन में रहते हैं? रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं? कंजुगेशन में रहते हैं। जब वो कंजुगेशन बना लेंगे, उनके ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका होगा, तो वो क्यों देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्यों देंगे उन्हें? फिर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाइंड हो चुके हैं, बॉन्डेड हो चुके हैं, कंजुगेट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट रीजन इज द difference in the hybridization of carbon atom in CX bond। सेकेंड होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर CX बॉन्ड ये होगा, CX जो बॉन्ड बनेगा,
और CX बॉन्ड में क्या कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर बात करते हैं इन हेलो एल्केन व्हाट, इन हेलो एल्केन कार्बन is what, sp3 hybridized, कार्बन is sp3 hybridized which is bonded to the halogen atom, हमने कहा गया कि अगर CX बॉन्ड होगा तो X तो इसमें हेलोजन है, और C अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड आता है, हेलो एल्केन आता है, फॉर एन एग्जांपल CH3Cl, ये क्या है, हेलो एल्केन है। हमने कहा था, पहले भी बताया कि CCl बॉन्ड ये होगा, तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, जब ये Cl जुड़ता है कार्बन से तो ये वाला कार्बन कैसा होता है, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बट जब बात आती है, हमने पहले पढ़ा हेलो एल्केन में कहा गया सिंपली कि कार्बन जो होता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, हेलोजन से जुड़ा होता है, वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जबकि बात दूसरी करते हैं हेलो एरीन की, तो हेलो एरीन में बेंजीन रिंग आ जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो ये भी बताया कि ये वाला जो बॉन्ड जो होगा, ये कार्बन के साथ ये Cl जुड़ा होगा, तो ये वाला कार्बन जो होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये कैसा होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस की वजह से भी ये क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। कौन, एराइल हैलाइड, किसके टू वर्ड में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टू वर्ड में। तो नेक्स्ट लाइन इसमें लिखेंगे, वेयर एज इन हेलो एरीन हेलोजन एटम is bonded to the sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom। आई थिंक ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दिस वन इज द रेजोनेंस। सेकंड डिफरेंस की बात आती है कि हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है हेलोजन, जबकि हेलो एरीन में हेलोजन किससे जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। तो इनमें डिफरेंस हो गया, एक sp3 कर रहा है और सेकंड sp2 कर रहा है, तो इससे भी क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। C इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन। और तीसरी बात होती है फिनाइल आयन की इनस्टेबिलिटी बाय इन हेलो एरीन what phenyl ion is formed, phenyl cation, this one is the phenyl cation is formed by the self ionization but and cannot be what, क्या नहीं होगा। हमने कहा गया कि हेलो एरीन के अंदर फिनाइल कैटायन क्या होता है, किससे बनता है, सेल्फ आयोनाइजेशन बनता है, जो कि क्या नहीं होता, कैन नॉट बी stabilized by the resonance। सुन लो, अब हमने कहा गया कि तीसरा पॉइंट क्या होता है, फिनाइल आयन की इनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, देखते हैं कि हेलो एरीन में जो फिनाइल कैटायन बनता है वो कैसे बनता है, सेल्फ आयोनाइजेशन से बनता है। अपने आप आयोनाइज होकर क्या बनेगा, कैटायन बन जाएगा, अपने आप आयोनाइज, किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी। और जो ये क्या बनेगा, फिनाइल कैटायन बनेगा, कैन नॉट बी स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। if any cation or anion can if not stabilized by the resonance, then definitely it reactivity will be decrease, decrease, less हो जाएगा, definitely less हो जाएगा। तो हेलो एरीन में जो फिनाइल कैटायन बनेगा वो किससे बनता है, सेल्फ आयोनाइजेशन से बनता है, अपने आप आयोनाइज होकर बनेगा। और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि ये आयन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। दोज कैटायन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, देन दिस वन इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड द
nucleophilic or the electrophilic. Is it clear? Okay. Now D1, D point. Due to the possible repulsion. फोर्थ बात आती है पॉसिबल रिपल्सन तो श्योर होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। अभी हमने कहा था कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर किससे होता है, हेलोजन एटम, कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन्स बात आएगी तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन देन व्हाट विल हैपन, रिपल्सन। तो हम ये कहते हैं कि एक पॉसिबल रिपल्सन होने की वजह से भी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये 4 रीजंस होते हैं। दे आर द 4 रीजंस। For what? 4 reasons means 4 reason it shows that the aryl halide are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction. तो aryl halide less reactive होते हैं nucleophilic substitution reaction से। क्यों? क्योंकि ये 4 रीजन हैं, इसी रीजन की वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद है कि ये ओके। नाउ अब हम बात करेंगे अपने एक अलग नया टॉपिक्स जिसका नाम है जेसेफ रूल। जेसेफ रूल और सेजेफ रूल भी बोल सकते हैं उसको, ओके। जेसेफ रूल और सेजेफ रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पेलिंग इज ZAITSEFF, जेसेफ रूल, जेसेफ रूल और सेजेफ रूल, SATYZEFF, सेजेफ रूल। क्या था इसमें, इसने बताया गया कि एल्कीन जो बनेंगे उनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसने ये बताई बात। क्या कहेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। दिस रूल वॉज फर्स्टली फॉर्मुलेटेड बाय किसने दिया था, नाम है इसका अलेक्जेंडर जेसेफ इन 1875। ध्यान रखना बेटा, ये 1875 में जेसेफ ने सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट किया था। अब इसमें क्या बताया इसने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। अब क्या होता है कि इसने ये बताया कि इन dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group bonded, alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom, doubly bonded carbon atom। ये क्या था, इसका स्टेटमेंट था। इन्होंने ये बताया, जेसेफ ने एक ही बात बताई, क्या बताई इन्होंने, एल्कीन के बारे में बताया। एल्कीन के प्रोडक्ट के कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो इन्होंने कहा गया कि इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में, मींस इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट, द प्रीफर्ड, जो प्रीफरेंस देंगे, द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ alkyl halide attached। Is it clear? Which has the greater number of alkyl halide attached to the doubly bonded carbon atom। तो dehydrohalogenation reaction में क्या होता है कि प्रीफर्ड प्रोडक्ट, प्रीफरेंस इसको हम देंगे, वो प्रोडक्ट वो एल्कीन होगा जिसमें ग्रेटर नंबर में एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। और किसके साथ जुड़े होंगे, जो कि कार्बन एटम 2 हैं उनके साथ डबल बॉन्डेड में। देखो एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मीन्स सॉरी, पेंट 2 ब्रोमो पेंटेन गिब्स पेंट 2-ene as a major product, and pent 1-ene and pent
1 in as a minor product, as a minor product। सपोज क्या आता है कि अब फॉर्मूला देखते हैं पेंट 2 इन का टू ब्रोमोपेंटेन CS3 CS2 CH2 CHBr एंड देन CS3। क्या होगा, हमने कहा ये क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 1 2, इधर से काउंटिंग है 1 2 3 4 5, काउंटिंग इधर से क्यों की गई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से करीब में है, इधर से पास में पड़ता है, इधर से नियर है। ओके, तो 2 क्या हो गया, 2 ब्रोमो हो गया, Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। एंड हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड देन इन 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ये 2 ब्रोमोपेंटेन क्या देता है, 2 प्रोडक्ट देता है माइनस HBr, देन व्हाट विल हैपन, CH3 CH2 CH2 CH, वेट, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, लिसन हम यहीं पर लिख देते हैं इसको, प्लस एंड देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 2 सेकंड पोजीशन में, इधर से पास में, इधर से थर्ड पोजीशन पर है 1 2 3। ओके, तो बात करेंगे इधर से, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया पेंट 2 इन, दिस वन इज द व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या होगा, पेंट 1 इन पर लगा होगा, पेंट 1 इन, दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट। कैसे पहचानेंगे, बात आती है इसको पहचानने की कि मेजर कैसे होगा और माइनर कौन सा होगा। समझ लो, अभी बात की थी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी निकल रहा है यहाँ से और हेलोजन भी निकल रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन निकलने के बाद क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाता है। अब इसमें इन्होंने बताया कि इसमें प्रेफरेंस, जो इससे प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे। क्यों देंगे प्रेफरेंस, क्योंकि ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब सबसे अच्छा इजी तरीका बता देता हूँ तुम लोगों को, समझ के रखना कि अगर मेजर और माइनर पहचानने का मोस्टली यही होता है, अधिकांश देखने को यही मिलेगा, किसी चांस केस में हो सकता है कि चेंज हो सकता है, बट मोस्टली केस में यही मिलता है। एक फॉर्मूला की याद रखना, अगर माना कि क्या आ गया डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 1 के, या दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, तो वो क्या होगा हमारा, क्या होगा, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब कहेंगे भाई 0 1 क्या लिख दिया से पता नहीं। अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, चेक डबल बॉन्ड ये रहा। अब इधर कार्बन एटम गिन लेते हैं, इधर कितने कार्बन एटम और इधर कितने हैं। ओके, डबल बॉन्ड से इधर कार्बन एटम 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम हो गए। अब इधर कितने हैं 1 2, तो 3 - 2 कितना आया 1 आ गया, तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर 0 1 आ रहा है तो ही मेजर होगा, ज़्यादा आएगा तो मेजर नहीं होगा। देखते हैं इसको, डबल बॉन्ड गिरा इधर 1 2 3 4, तो क्या लिखा 4 माइनस, अब डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन है, सिर्फ 1 कार्बन है, तो 4 - 1 = 3, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। ये मेन कंडीशन होती है, या तो 0 आए या फिर क्या है 1 आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। इज इट क्लियर, तो समझ लो फिर से एक बार। डबल बॉन्ड देखना है इसमें, डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन देखनी है और इधर कार्बन, दोनों का सब्ट्रैक्ट अगर 1 आता है या 0 आता है, दैट विल बी द व्हाट, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इफ द 0 and 1 विल नॉट कम, देन दिस प्रोडक्ट इज द माइनर प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा, अंडरस्टूड ना। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज के 2 टॉपिक्स, जेसेफ रूल एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फॉर एराइल हैलाइड्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये दोनों समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया है, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें इससे आप हमें क्या स्ट्रेंथ मिलता है, हमें और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का उत्साह मिलता है, अगर आपका प्यार हमें मिलता है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे लगा होगा आज की क्लास। तो दोस्तों अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।